नमः प्रजाभ्यः प्रजापतिभ्यश्चो नमो नमः। अभिवादयत्येषः पूर्णचन्द्रपाण्डेयः। मित्राणि, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतस्तथा सूक्तिरियं साधीयसी वर्तते। यतो हि सर्वेषां संस्काराणां जननी तु संस्कृतिः, तथा च संस्कृतेरपि जनकं तु संस्कृतं वर्तते। विषयेऽस्मिन् नास्ति कोऽपि प्रतिपत्तिः। निखिलेऽस्मिन् विश्वे केवला संस्कृत भाषा एव एषा भाषा अस्ति यस्याः व्याकरणं परिपूर्णं वर्तते। आधुनिकं संगणक यंत्रम् अर्थात कंप्यूटर इत्यपि संस्कृत भाषामेव सर्वाधिकी वैज्ञानिकी तथा च व्यवहारिकी प्रायोगिकी च भाषा प्रमाणयति। अमेरिका देशे जर्मनी देशे च अद्यापि भारतीय वैदिक वाङ्मय विषयकम् अनुसन्धानं प्रचलन् अस्ति। एतदर्थं सहस्रादधिकाः विद्वांसः अनुसन्धानार्थं भारतात् प्रतिवर्षं तत्र गच्छन्ति। भारतीय संस्कृतेः समग्रमपि ज्ञानं देववाण्यामेव उपलभ्यते। तथा च वेदोपनिषत् पुराण प्रभृतयो सद्ग्रन्थाः अन्यद् विषयकं च सर्वं साहित्यमपि देवगिरायामेव विद्यते। संस्कृत भाषायाः वाङ्मयं सुविस्तृतं वर्तते। अस्याः साहित्ये सामाजिक राजनैतिक दार्शनिक ह्याध्यात्मिकानि च तत्त्वानि प्राचुर्येण विद्यमानानि सन्ति। यदि वयम् एतानि तत्त्वानि अधिगन्तुम् इच्छामस्तदा अस्माभिः अध्येतव्या एषा देववाणी संस्कृत भाषा। किंचित हिंदी भाषायां वच्मि। मित्रों, मानव सभ्यता के प्राचीन इतिहास से जुड़ी विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। अमेरिका स्पेस रिसर्च सेंटर नासा के अधिकारियों का कहना है कि संस्कृत ऐसी एकमात्र भाषा है जिसे परफेक्ट और परिपूर्ण कहा जा सकता है। नासा ने माना है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे लाभदायक भाषा है। जावा, C++ आदि जो कंप्यूटर की कोडिंग भाषाएं हैं, उन सबसे भी अधिक उपयोगी संस्कृत भाषा है। इस भाषा के साहित्य में मेडिकल साइंस, आर्किटेक्चर आदि के गूढ़ रहस्य छिपे हैं। यही नहीं, योग, प्राणायाम आदि की अन्य विधाओं से भी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं, जिन्हें जानकर जिंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे प्राचीन भाषा है और सबसे वैज्ञानिक भाषा भी है। संस्कृत में 1700 धातुएं हैं, 70 प्रत्यय हैं, 80 उपसर्ग हैं। इन सब के योग से जो शब्द बनते हैं उनकी संख्या 27,20,000 होती है। यदि दो शब्दों से बने सामाजिक शब्दों को जोड़ते हैं तो इनकी संख्या लगभग 7 अरब 70 करोड़ हो जाती है। संस्कृत शब्दों के उच्चारण से उत्पन्न सकारात्मक तरंगें निकलती है जो कि थायराइड, रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक कुंठा, अवसाद आदि का समूल नाश करने में सक्षम है। संस्कृत बोलने से ही योगाभ्यास एवं प्राणायाम के तुल्य परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। इसी कारण विदेशों में भी आज संस्कृत सीखने के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है। संस्कृत भाषा में रोजगार के अवसर अगर हम तलाशें तो मैं तो कहूँगा सारी गवर्नमेंट जॉब्स में संस्कृत भाषी जा सकता है। IAS, IPS, PCS, IRS कोई भी सर्विसेज हैं उनमें निसंदेह संस्कृत भाषा भाषी भी उतना ही एलिजिबल है जितने और लोग हैं। उसके अतिरिक्त BTC, B.Ed और आदि करके भी अध्यापक बन सकते हैं और नेट परीक्षा देके संस्कृत विषय में PhD करके डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करें। बाद में आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एज ए लेक्चरर, एज ए रीडर, एज ए प्रोफेसर भी कार्य कर सकते हैं।
साथ ही न्यूज़ रीडर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, ट्रांसलेटर बन सकते हैं। यही नहीं, इंडियन आर्मी में भी बटालियन पंडित या जेसीओ जूनियर कमांडिंग ऑफिसर बन सकते हैं। और आपकी अधिक रुचि पढ़ने में है तो आप एज ए रिसर्चर काम कर सकते हैं, नासा जा सकते हैं और इस तरह से अपने सुनहरे अवसरों को प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय शिक्षण संस्थान लगातार संस्कृत को आधुनिक रोजगार से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय ने संस्कृत के क्लाइमेटोलॉजी, साइंटिफिक हेरिटेज, थिएटर, फैशन डिज़ाइन जैसे प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में वैदिक गणित भी पढ़ाई जा रही है और जिसके 16 फॉर्मूले हैं उनको अच्छी तरह कोई अध्ययन करे तो वो गणित का मुख्य आधार है और उसमें पारंगत होने से गणित के सारे सवाल चुटकी भर में हल हो सकते हैं और आपकी मेमोरी काफ़ी हद तक तेज हो सकती है। आप वैदिक गणित पढ़ करके मैथमेटिशियन बन सकते हैं और अगर आपको वैदिक साहित्य में रुचि है तो आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी अपार स्कोप है। आज बच्चे के जन्म लेने से मरने तक के हर विधा को एस्ट्रोलॉजी से समझा जा सकता है और एज एस्ट्रोलॉजर और एस्ट्रो काउंसलर भी आप बन सकते हैं। किस विषय में कौन व्यक्ति जाएगा, कौन से सब्जेक्ट उपादेय होंगे, उसको साइंस पढ़नी है, मैथ पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, मेडिकल साइंस पढ़ना है, ज्योग्राफी में जाना है, इकोनॉमिक्स में जाना है, मैनेजमेंट की तरफ जाना है, साइकोलॉजी पढ़नी है, उसको वकालत करनी है, वो सारी विधाओं को बताया जा सकता है ज्योतिष के माध्यम से। या स्वदेश में ही नहीं, विदेशों में भी ज्योतिषी लोगों की आवश्यकता है और हम लोग भी अपने अनुभव से देखते हैं, इतनी कंट्रीज जाते हैं तो हमारे जो लोग हैं वो बढ़ते जाते हैं और उसके बाद वो आपसे जुड़े रहते हैं और आप ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों तरह से काम कर सकते हैं। वास्तुशास्त्र में रुचि है तो वास्तु में आप अध्ययन करें और वास्तु में आप डिप्लोमा करें, वास्तु में आचार्य करें और उससे आप आर्किटेक्चर नक्शा बनाएगा, लेकिन आप उस नक्शे को वास्तु की दृष्टि से प्रूव करोगे। यहाँ किचन होनी चाहिए, यहाँ बाथरूम होनी, बने हुए घरों को तोड़ने फोड़ने के बजाय उसकी रेमेडियली उसको ठीक कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। और आप शास्त्रों के अध्ययन, वैदिक वांग्मय को पढ़ते हैं, आपको दर्शन शास्त्रों में रुचि है, वेदांत, सांख्य, मीमांसा, भगवद गीता आदि, तो आप धर्मगुरु बन सकते हैं, कथावाचक बन सकते हैं और आज कथावाचकी में भी बहुत बड़ा स्कोप है और आपके व्यूअर लाखों लाखों हो जाते हैं। उसके अलावा आपको कर्मकांड में रुचि है तो कर्मकांडी ब्राह्मण बन सकते हैं और आप लोगों को उनकी जन्म से लेकर के सारे उत्सवों को संपादित कर सकते हैं, जन्म, पुंसवन, नामकरण, उसके अलावा उनकी जन्म दिवस की पूजा आप कर सकते हैं। अन्य अनेक जीवन के सारे जो नैतिक नैमित्तिक सारे कर्मों को संपादित कर सकते हैं, जिसका अपार संभावना है और हर इंसान को आज एक ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है कर्मकांड को संपादित करने के लिए। तो इसीलिए संस्कृत भाषा किसी को भूखा नहीं मरने देती। हर इंसान उस भाषा की सहायता से अपने जीवन को सम्यक्तया सुचारू रूप से पालन करता है और आनंद का अनुभव करता है और लोगों से आपको इज्जत भी काफ़ी मिलती है। और देश विदेशों में आजकल प्रीस्ट की भी डिमांड बढ़ रही है। मेरे काफ़ी जानने वाले लोग देश विदेश में एज ए प्रीस्ट काम कर रहे हैं, एज ए धर्मगुरु काम कर रहे हैं, इसलिए स्कोप ही स्कोप है। बस यही एक लोगों का निवेदन था कि आप संस्कृत भाषा में क्या स्कोप है, संस्कृत के महत्व को जरा लोगों को बताएं। हर इंसान सोचता है और नई पीढ़ी जो संस्कृत के बारे में जानना चाहती है, संस्कृत भाषा पढ़ना चाहती है, लेकिन वो कंफ्यूज है कि वास्तव में इसको पढ़ के कुछ मिलेगा भी कि नहीं। तो इस बात को आप प्रतिपादित करें, तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है इसको प्रतिपादित करने का। आशा है आप सभी लोगों को ये परिचर्चा मेरी पसंद आई होगी और आगे एक नई परिचर्चा लेकर के मैं फिर पुनः उपस्थित होऊंगा आप सबके मध्य। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।